हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पोषण स्तर है, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल यानी फूड चेन और फूड वेब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है तो उसमें जैविक घटक पाए जाते हैं और हम इन जैविक घटकों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम घटक उत्पादक होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये हमेशा हरे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको जैविक घटकों के दूसरा जो प्रकार है जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं वो उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो जैविक घटक हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उनको हम उत्पादक कहते हैं और दूसरे जो इन कार्बनिक संश्लेषित उत्पादों का अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उनको हम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं। ये जो द्वितीय घटक है कंज्यूमर्स, इनको फिर से हम क्रमशः फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी के जिनमें कि शाकाहारी जंतु आते हैं, दूसरी श्रेणी जिसमें प्राइमरी जो कार्निवोरस होते हैं, प्रथम मांसाहारी जो होते हैं प्राथमिक वो आते हैं, तीसरी श्रेणी होती है द्वितीयक मांसाहारी या सेकेंडरी कार्निवोरस एनिमल्स और सबसे ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम सर्वोच्च कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं। ये सभी जो हैं कंज्यूमर्स ये पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की कड़ी बनाते हैं और इस कड़ी को ही पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था है उसमें ये जितने भी हैं, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर्स हों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हों, टर्सरी कंज्यूमर्स हों या टॉप कंज्यूमर्स हों, यानी उत्पादक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर्स, ये सब मिलके किसी इकोसिस्टम में एक भोजन की व्यवस्था बनाते हैं और इस व्यवस्था में ये एक कड़ी के रूप में होते हैं और इस कड़ी को ही क्या कहते हैं, हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल मीन्स इट इज ए लिंक इन ए फूड चेन, ठीक है, इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स रिप्रेजेंट ए फीडिंग स्टेप in the transfer of energy and matter in the ecosystem। अब एक टर्म और आती है बायोमास। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बायोमास शब्द आएगा। बायोमास क्या है? ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं किसी इकोसिस्टम में उनकी टोटल अमाउंट होती है जो किसी एक ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस आवास में उसके द्वारा बनाई जाती है। यानी किसी स्तर पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसी हैबिटेट में उनका जो जीव भार होता है उसी को बायोमास कहते हैं। बायोमास को हिंदी में जीव भार कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की इस उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर कहते हैं, अर्थात उत्पादक शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी को क्रमशः प्रथम पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर और तृतीयक पोषक स्तर के रूप में हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, कोई तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसमें जो शैवाल और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करेंगे।
और इन शैवाल और पादप प्लवकों को का भक्षण करने वाले जो इंसेक्ट होंगे, क्रस्टेशियन या पायला, ये सेकेंडरी जो ट्रॉफिक लेवल है उसका निर्माण करेंगे। इन शाकाहारी या हार्बीवोरस जो इंसेक्ट हैं, इनको का भक्षण करने वाली जो छोटी मछलियां होंगी, उन छोटी मछलियों को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे। या और जो छोटी मछलियां उनको जो फीडिंग, उनको एज ए फीड यूज करती हैं बड़ी मछलियां, तो उन बड़ी मछलियों को हम टर्सरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इस तरह जो ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे नीचे क्या आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, उसके ऊपर प्राथमिक, सबसे नीचे उत्पादक होंगे, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और फिर टॉप कंज्यूमर्स होंगे। तो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं, तो जो अवेलेबल एनर्जी है उस इकोसिस्टम में और या फिर बायोमास है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल की व्यवस्था में देखें तो हमेशा जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इन दैट इकोसिस्टम, और बायोमास है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। और जो एनर्जी है वो लगातार कम क्यों होती जाती है? क्योंकि जब एक स्तर से दूसरे स्तर के उपभोक्ता कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो कुछ एनर्जी हीट के रूप में इकोसिस्टम में लिबरेट हो जाती है। इसलिए उस स्तर पर संचित जो ऊर्जा है या संचित जो बायोमास है वो कम होता जाता है। तो आप क्या समझे कि ट्रॉफिक लेवल क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक जो फूड चेन होती है उसमें जो स्थान होता है वही ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। और ये जो ट्रॉफिक्स लेवल होते हैं, इनको हम एनर्जी पिरामिड के द्वारा भी एनालाइज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा किसी भी पिरामिड की जो बेस होता है उसको बनाते हैं और इसको हम प्रथम पोषण स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर पाए जाते हैं उनमें सबसे नीचे प्रथम पोषण स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या T1 होता है। इसके अंतर्गत पौधे आते हैं जो कि उत्पादक का कार्य करते हैं। दूसरे स्तर पर द्वितीयक पोषण स्तर जो होता है उसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल या T2 कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादकों को जो खाने वाले शाकाहारी जीव हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो आते हैं। ठीक है। और तीसरा पोषण स्तर या थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है जिसको हम T3 कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जो मांसाहारी जंतु हैं या द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो आएंगे। चौथा जो पोषण स्तर होता है उसमें द्वितीयक जो उपभोक्ता हैं या सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उनका भक्षण करने वाले जो टॉप कार्निवोरस हैं वो जंतु, टॉप कार्निवोरस या ओमनिवोरस जो जंतु हैं वो आते हैं। इस ट्रॉफिक लेवल की व्यवस्था में एक पांचवा स्तर भी होता है जिसको फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल या T5 कहते हैं। इसमें मृतोपजीवी जैसे कुछ बैक्टीरिया, वायरस और कृमि आते हैं जो इन सभी पोषण स्तरों से जो भोजन प्राप्त करते हैं डिकम्पोजिशन द्वारा। ठीक है। अपघटन करके जो भी, जैसे इन जीवों की मृत्यु हो जाएगी या फिर जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इनको अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं या ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। सबसे पहले चलो
खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? यदि आपको खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करना पड़े तो आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? जो एल्टन है उसने 1927 में बताया कि प्रकृति में प्राय एक खाद्य श्रृंखला में 5 या 6 कड़ियाँ पाई जाती। जो ये ट्रॉफिक लेवल की व्यवस्था थी, इसी को हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जो उत्पादक हैं, पादप, वो क्या करते हैं? सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो प्राथमिक उत्पादक हैं, वो क्या करते हैं? जो सूर्य है, इस सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ये पादप हैं, ठीक है। ये क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। इनको हम ट्रॉफिक लेवल 1 या T1 भी कहते हैं। इनको T1 कहते हैं। ये T2 कहलाता है, ये T3 है और ये T4। तो जो सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसका उपयोग ये उत्पादक करते हैं, जिससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन का उपयोग ये प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, या जिनको हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि कैसे होते हैं? शाकाहारी, हार्बिवोरस, ये उपयोग करते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं में जो उपस्थित भोजन है, इसका उपयोग जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या ट्रॉफिक लेवल 3 पर जो जीव होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। और फिर इसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता हैं, वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उनको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरह खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है। इस भोजन के भक्षण की श्रृंखला को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस तरह जो विभिन्न ट्रॉफिक लेवल पर जीव होते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण, या ये कहें कि पौधों द्वारा भोजन के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो एक जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें कम से कम 3 कड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली कड़ी पादप होंगे। कम से कम 3 कड़ी तो आपको किसी भी खाद्य श्रृंखला में पाई जाएंगी। पहली कड़ी पादप होंगे। इनको खाने वाले शाकाहारी जीव होंगे, ठीक है। और इन शाकाहारियों को खाने वाला कोई ना कोई मांसाहारी जीव होगा। तो कम से कम 3 कड़ियाँ तो होंगी। लेकिन कभी कभी 3 से ज़्यादा भी कड़ियाँ किसी खाद्य जो चेन होती है, फूड चेन होती है, उसमें पाए जाते हैं। जैसे ये एक क्या है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई स्थलीय जो खाद्य श्रृंखला है, उसकी एक चेन है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो कितने स्तर हैं? यहाँ पर 4 स्तर हैं, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो 4-5 कड़ियाँ मिलके किसी ना किसी फूड चेन का निर्माण करती हैं। मनुष्य भी क्या है? स्वयं भी कहीं ना कहीं इसी तरह किसी ना किसी खाद्य श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है। यदि हम टाइप्स ऑफ फूड चेन्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। पहली जो खाद्य श्रृंखला होगी वो शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन प्रकार की फूड चेन होगी। इस प्रकार की जो ग्रेजिंग फूड चेन होती हैं, ये श्रृंखलाएं पौधों से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? पौधों से। और पौधों से शुरू होकर छोटे जंतुओं से होती हुई बड़े जंतुओं तक जाती हैं। अर्थात पौधों से प्रारंभ होकर
किससे? पौधों से, प्लांट से प्रारंभ होकर शाकाहारी, ठीक है, जो हार्बीवोरस जीव हैं, जैसे ये इंसेक्ट हैं या रेट है या खरगोश है, इस तरह का कोई भी जीव हो सकता है। तो सबसे पहले प्लांट से शुरू होंगी, फिर जो शाकाहारी हैं वो इन प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और फिर इन शाकाहारियों को, जो मांसाहारी हैं, वो, ये क्या कार्निवोरस है, ठीक है, तो मांसाहारी है वो आएंगे। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्वयंपोषी जो पादप हैं उनसे शाकाहारी और शाकाहारियों से मांसाहारी की ओर बहती है। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ऊर्जा प्रवाह की दृष्टि से ये खाद्य श्रृंखला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक क्या है, जो श्रृंखला है, आप जैसे यहाँ पर देखते हो, ये टेरेस्ट्रियल या स्थलीय खाद्य श्रृंखला है। तो इसमें बहुत सारे स्तर हैं। प्रथम स्तर प्लांट्स हैं, दूसरा शाकाहारी, फिर प्रथम मांसाहारी, फिर द्वितीयक मांसाहारी, फिर टॉप कार्निवोर्स इसमें आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जीव क्या है, आपस में भक्षण की क्रिया द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के उदाहरण आपको घास स्थलों में या जो ग्रासलैंड्स होती हैं उसमें भी मिलेंगे। तो ग्रासलैंड की जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें भी इस तरह का खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। दूसरी जो श्रृंखला होती है या फूड चेन का दूसरा जो टाइप है वो पैरासाइटिक फूड चेन है। इस खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला जो है, जो पैरासाइटिक फूड चेन है, ये हमेशा बड़े जीवों से शुरू होती है और छोटे जीवों में जाती है। पौधे या जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो परजीवी हैं वो भी क्या है, उपभोक्ता हैं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में प्राणी छोटे से छोटे होते हैं। उदाहरण, पौधों की जड़ों पर जो निमोटोड्स पाए जाते हैं वो परजीवी माने जाते हैं, और इन परजीवियों के रूप में जीवाणु और अन्य छोटे प्राणी पाए जाते हैं। इसी प्रकार स्तनधारी और पक्षियों पर जो पिस्सू परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इन प्राणियों पर लेप्टोमोनास नामक प्रोटोजोन प्राणी परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की फूड चेन है उसको हम डेट्रिटस फूड चेन और सेप्रोफाइटिक फूड चेन या अपरदी खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। यदि हम टाइप्स की बात करें, जो फूड चेन है इसकी टाइप्स की बात करें, तो पहली आपकी ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी जो आपकी है वो क्या है, पैरासाइटिक। ठीक है, पहली ग्रेजिंग या शाकवर्ती और दूसरी पैरासाइटिक या परजीवी, और जो तीसरी प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है उसको हम डेट्रिटस या अपरदी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार की जो अपरदी खाद्य श्रृंखला होती है मृत पादप एवं जंतुओं से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों को जाती है, डिकम्पोजर्स होते हैं उनको जाती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में सीधे सूर्य ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला अपघटित जैविक पदार्थों पर निर्भर करती है। ऐसी जो ओडम है, ओडम साहब ने इस अपरिधि खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दिया जो दक्षिण फ्लोरिडा के उथले यूस्टेरियन जल में जो गिरने वाली मैंग्रोव पत्तियां होती हैं उस पर आधारित है। इन पत्तियों के टुकड़ों पर मृतोपजीवी क्रिया करते हैं। इसके साथ ही शैवाल उपनिवेशित हो जाते हैं। फिर इन पत्तियों के टुकड़ों में जो क्रेप्स, बाइवल्स, निमेफीपोड्स और जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं, थ्रिम्प्स हैं इत्यादि छोटे छोटे डेट्रीबोरस कंज्यूमर्स
पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला होती है। अब क्या है, खाद्य श्रृंखलाओं का महत्व क्या है ये एक बार जान लेते हैं। जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इनके अध्ययन से जो सजीव होते हैं उनमें पोषण कड़ियों का और उनके पोषण का पता चलता है। इनके अध्ययन से जीवों के संबंधों और उनकी जो अंतर्क्रियाएं होती हैं उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। यानी किसी इकोसिस्टम में जीवों का आपस में क्या संबंध है, उनके बीच में किस तरह की अंतर्क्रियाएं होती हैं, ये हम किसी फूड चेन का स्टडी करके जान सकते हैं। खाद्य श्रृंखला की संरचना में उस स्थान विशेष का ज्योग्राफी क्या है इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखलाओं से जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा है और ऊर्जा की जो मात्रा है उसका ज्ञान हमें बड़ी सरलता से हो जाता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में जो विषैले पदार्थ हैं उनकी गति का अध्ययन करने के भी काम में आती है। आपने बायोमैग्निफिकेशन या जैव प्रवर्धन पढ़ा होगा। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो इस तरह की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं उसमें पोषण के स्तर के साथ साथ किसी हैवी मेटल्स या कोई विषैला पदार्थ एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन या जैव प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या आपने फूड चेन्स को जाना। इसके बाद आप जान लीजिए फूड वेव्स। ये जो हमने फूड चेन देखी, प्रकृति में वास्तव में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, वो इस तरह से लीनियर नहीं होती, इस तरह की रैखिक व्यवस्था नहीं होती जैसा कि हमने अभी देखा खाद्य श्रृंखला में, बल्कि खाद्य श्रृंखला के जो विभिन्न पोषण स्तर हैं उन पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य एक पारस्परिक संबंध होता है। यानी इस तरह वर्टिकल संबंध के साथ साथ हॉरिजॉन्टल संबंध भी उनमें होते हैं। यानी एक ही पोषण स्तर पर एक से ज़्यादा जीव या जातियां रहती हैं और फिर उसके ऊपर के पोषण स्तर पर भी कई जीव या कई जातियां होती हैं। तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इन खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न जो पोषण स्तर पर उपस्थित जीव हैं उनमें एक जटिल संबंध पाया जाता है। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य श्रृंखला में विकल्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विकल्प पाए जाते हैं, जिसके कारण एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे से जाल के समान जुड़े रहते हैं और कम्युनिटी के इसी जाल को हम खाद्य जाल या फूड वेव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे एक फूड वेव देख रहे हो, तो इसमें ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं प्लांट्स। इनको खाने के लिए ये बहुत सारे जीव प्राइमरी कंज्यूमर्स के तौर पर उपस्थित हैं। इनमें से किसी भी जीव को कोई भी उसके ऊपर का जो स्तर का जीव है यानी सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। और इन सेकेंडरी स्तर के जीवों को भी जो तृतीय स्तर है, टर्सरी कंज्यूमर्स हैं, उनमें से कोई जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से इनके बीच में जो भक्षण की क्रिया है वो एक जाल के रूप में होती है। ठीक है, जैसे यदि हम ग्रासलैंड की बात करें तो घास को चूहे भी खा सकते हैं और चूहों को सर्प खा सकता है, सर्प की बजाय बाज खा सकता है, हॉक्स जो होते हैं। किसी दूसरी परिस्थिति में इन्हीं चूहों को पहले सर्प खाएगा और फिर सर्प को बाज खा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्थायित्व, स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखने के लिए खाद्य जाल अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए स्थल पारिस्थितिक तंत्र में अचानक यदि किसी प्रथम श्रेणी उपभोक्ता जैसे खरगोश की संख्या में कमी हो तो दूसरे स्तर के जो उपभोक्ता हैं, मीन्स यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में
प्रथम श्रेणी उपभोक्ता जैसे खरगोश की संख्या में, किसकी संख्या में, मान लो खरगोश की संख्या में कमी हो जाए तो हम देखते हैं कि जो चूहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और ये द्वितीयक स्तर के जो जीव होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जिसमें ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ अधिक होते हैं वो अधिक स्थायी या संतुलित होते हैं। यानी फूड वेब जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस होगा। खाद्य जाल को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। ठीक है, खाद्य जाल को 3 कारक प्रभावित करते हैं। पहला, जो फूड चेन है उसकी लंबाई, कितने कारक, 3 कारक करते हैं। तो पहली क्या है, जो फूड चेन है उसकी जो लंबाई है वो खाद्य जाल को प्रभावित करती है। दूसरा, भोजन वाली जो प्रवृत्तियों के कारण जीवों के मिलने वाली जो विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो खाद्य जाल को प्रभावित करती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विकल्प पाए जाते हैं या भिन्न भिन्न जीव पाए जाते हैं, वो भी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के ये जाल या जो फूड वेव्स हैं ये स्थल और वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। दोनों में जो पोषण स्तर हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों जालों के जो अंतिम पोषक स्तर हैं वो हमेशा क्या होंगे, अपघटक होंगे। ठीक है, हमेशा जो T5 स्तर है उसमें क्या पाए जाएंगे, अपघटक पाए जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में जाना, खाद्य जाल के बारे में जाना और खाद्य श्रृंखला के बारे में जाना। जो फूड वेव्स हैं उसमें प्रत्येक श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है उसका अपना विशेष महत्व होता है और एक कड़ी के कम होने पर दूसरी हावी हो जाती है। खाद्य श्रृंखला का यदि समूल नाश हो जाए किसी स्तर पर, खाद्य जाल में क्या है, आपने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक के बाद एक पोषण स्तर होता है। ठीक है, तो यदि बीच में से खाद्य जो श्रृंखला है उसमें से कोई एक स्तर के जीव खत्म हो जाए तो अगली स्तर के जीव क्या होंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो खाद्य श्रृंखला होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, फूड वेव के रूप में होती है। यदि कोई एक जाति खत्म भी हो जाए तो जो दूसरी जाति है वो प्राथमिक जो प्रोड्यूसर हैं उनका उपयोग करेगी और उसके बाद जो तीसरे स्तर के हैं वो दूसरे स्तर के दूसरे जीवों पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहती है। हम लोगों को आज क्या है, हम भौतिकवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति में रहते हैं, तो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन हम लोगों को पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, जो पोषण स्तर हैं, उसमें जो जीव हैं, उसकी जितनी बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी उतना ही हमारा जो पर्यावरण है वो स्थायी रहेगा। इसलिए प्रत्येक पोषण स्तर के महत्व को हमें समझना चाहिए और हमेशा उसके अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हेल्थी बना रहे, स्टेबल रहे, बैलेंस्ड रहे। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में हम दूसरे किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप जो वीडियो पहले अपलोड किए हैं उनको एक एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि आप जितनी बार किसी वीडियो को देखेंगे आपकी कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। आप बार बार देखेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर आपको रटना नहीं है, केवल उसको देखो तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आएगा और उसी के आधार पर फिर आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।